म्यूज़ कसराली ने अपनी फाइल से नज़रें उठाकर सामने देखा और उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी आया अहमद थी। रेड शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नज़र आ रही थी। वो पिछले 7 सालों से उसके दफ्तर में काम कर रही थी और म्यूज़ के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर फाइल एक साइड पर रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए, आया ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हा भर को रुक गईं। म्यूज़ ने आंखें सिकेड़कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, ये कहते ही आया ने नज़रें झुका लीं, जैसे उसे अपनी बात पर यकीन न हो। म्यूज़ का कहकहा कमरे में गूंजा और आया म्यूज़ के कहकहे पर मजबूरन शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। 15 लाख? आया अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो कितनी बड़ी रकम है, और मैं ये रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूं? आखिर उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी। वो संजीदगी से बोला। आया ने रब्बा हुई और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है, डॉक्टर ने इस सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन सर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज अदा करती जाएगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर आई और उसने दोबारा नज़रें झुका लीं। म्यूज़ ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपके सामने आ जाएगी, वो पुरसकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मशगूल हो गया। रिज़ा फ़ारूक, आया ने आहिस्तगी से कहा। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर दे, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नमी और अपनायत थी। म्यूज़ की उंगलियां फिर रुक गईं। उसने नज़रें उठाकर गहरी सांस ली। आया अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोला पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सर हिलाया। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बाहर निकल गई। म्यूज़ ने थकन से भरपूर सर्द सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर डालकर आंखें मूंद ली। हाँ रिज़ा, मैंने सर से बात कर ली है, उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आया ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो रिज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्त थीं, एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थीं और एक दूसरे के हालात और मसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। आया, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नाम आवाज़ में बोली तो आया ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आया ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना और फिक्र मत करो, म्यूज़ कासराली बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी ज़रूर मदद कर देगा। आया की बात पर रिज़ा आंखों से मुस्कुराई और वो आया का शुक्रिया अदा करती उसके गले लगी। खुदा हाफिज कहती घर आ गई थी। रिज़ा के दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिज़ा फ़ारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कसराली ग्रुप एंड कंपनीज की उस ऊंची इमारत पर नज़र डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आया बार बार उसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत, तुम बस अंदर जाके सर से सीधी बात करना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आया ने उसका हाथ थामकर दबाया। रिज़ा ने हल्का सा सर हिलाया और आया के साथ अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन से गुजरकर वो म्यूज़ के कैबिन तक पहुंची। रिज़ा फ़ारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी। आया उसे बेहतरीन किस्मत का इशारा करती वापस चली गई, जबकि रिज़ा घबराती हुई उंगलियां चट्ठाने लगी। कम इन। कमरे के अंदर से भारी मगर मुतनासिब आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और रज़ा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद बुर्क़े में मलबूस, पाँव ढके वो लड़की म्यूज़ कसराली के सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ पूरी आंखें नज़र आ रही थीं। वो सादगी में भी बेहद पुरकशिश लग रही थी। आंखें झुकी हुई थीं और हाथों में एक फ़ाइल थी। वो काफ़ी देर तक मुकाबिल के बोलने का इंतज़ार करती रही। जब कोई न बोला
तो म्यूज़ कसराली ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी की लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। जिस्म की कपकपाहट उसके लरसते हुए दिल का पता दे रही थी। आंखों में नम और शिकस्तगी थी, जैसे किसी भी लम्हे आंसू टपक जाएंगे। बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांसें तेज चल रही थीं और नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। म्यूज़ कसराली अपनी कुर्सी पर टेक लगाए उसे बगौर देख रहा था, जबकि वो बेबसी और झिझक के हिसार में कैद होकर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कि सीधे उसकी आंखों में देख सके। आप रज़ा फारूक हैं? म्यूज़ कसराली ने गहरी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर डाली। जी सर। रज़ा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बैठ जाइए। म्यूज़ ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। रज़ा ने नज़रें झुकाए आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट्स आगे कर दी। ये मेरे बाबा की रिपोर्ट्स हैं सर। डॉक्टर्स ने कहा है कि फौरी सर्जरी ज़रूरी है। सर्जरी और दवाइयों पर जो खर्च होगा उसके लिए 15 लाख की ज़रूरत है। म्यूज़ रिपोर्ट्स उठाकर बगौर देखना शुरू कर दी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। सिर्फ कागज़ पलटने की आवाज़ आ रही थी। रज़ा के दिल की धड़कनें इस खामोशी में और तेज़ सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद म्यूज़ कसराली ने फाइल बंद करके गहरी सांस ली। तो आपको मुझसे 15 लाख चाहिए? रज़ा ने बेबसी से सर हिलाया। जी सर, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको वापस करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका एहसान होगा मुझ पर, वो नज़रें झुकाए बोली। म्यूज़ ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। एक लम्हे को रज़ा के चेहरे को गौर से देखा और फिर वो उठकर रज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। रज़ा उसके अचानक करीब बैठने पर घबराहट का शिकार हुई। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, लेकिन रज़ा म्यूज़ की नज़रों की ताब न लाकर नज़रें झुका गई। पैसे देना मेरे लिए मसला नहीं है, 15 लाख देना मेरे लिए मामूली सी बात है। रज़ा फारूक। वो थोड़ी देर रुका। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या आप ये कीमत चुका सकती हैं या नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराया। ये सुनकर रज़ा का दिल जैसे ज़ोरों से धड़का। वो हैरान और परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी सर। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? मैं ये कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, मैं वादा करती हूँ सर। वो घबराहट से जल्दी से बोली। मैंने कहा ना रज़ा कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। 15 लाख मेरे लिए बहुत मामूली बात है। मैं 15 लाख आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर मेरी किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उठकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कि किस शर्त? वो उंगलियां चटकाती परेशानी से बोली। तुम्हें मुझसे मुआहिदाती शादी करनी होगी। म्यूज़ कसराली की बात पर वो अपनी जगह जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। एक पल के लिए वो हिलने के काबिल ना रही, जैसे ज़मीन उसके कदमों से खींच ली गई हो। आंखों में बेयकीनी और चेहरे पर सदमे के असरात लिए कुछ लम्हे वो सिर्फ उसे घूरती रही। फिर वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई एक लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए? उसकी आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना हमसफ़र तो दूर की बात एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। म्यूज़ कसराली, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ बैठी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हैं। रज़ा की आंखों में गुस्से की चमक और दिल में शदीद नफ़रत के जज्बात उमड़ आए थे, जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ उसकी तौहीन का बदला ले रही हो। म्यूज़ कसराली रज़ा के गुस्से और इनकार को नज़रअंदाज कर गया। उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद और गुरूर झलक रहा था, जैसे दुनिया की कोई ताकत उसके फैसले को बदल नहीं सकती। रज़ा फारूक, वो आहिस्ता मगर काटदार लहजे में बोला। मैं जानता था कि तुम्हें ये बात कबूल नहीं होगी, मगर याद रखो मेरी बात मजाक नहीं है। मुआहिदाती शादी तुम्हारा इंतखाब नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी। फिर तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके अल्फाज रज़ा के दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे और वो अपनी जगह बेबस खड़ी आंखों में नम लिए उसे तक रही थी। लेकिन म्यूज़ के चेहरे पर बेनियाजी छाई हुई थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि सामने वाला उसकी बात को रद्द नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह सोच लो,
वो थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। ये निकाह मैं वक्त गुजारी के लिए नहीं कर रहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये निकाह अपनी औलाद के हसूल के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली बीवी माँ नहीं बन सकती, और हमारे यहाँ जिससे एक बार रिश्ता तय कर दिया जाए उसे हर हाल में कबूल किया जाता है, चाहे वो पसंद हो या ना हो। वो रुका, फिर कुर्सी के पुश्त से टेक लगाकर मजीद बेरहमी से बोला, ये मुआयदाती शादी तब तक माकूल रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारिस दोगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद होगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी है या नहीं, ये फ़ैसला तुम्हें करना है। वरना मैं ये पैसा तुम्हें ऐसे ही तो नहीं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। मैं जानता हूँ कि 15 लाख इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की 10 साल भी कोशिश कर ले तो इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पैसे ले लो और 2 साल के अंदर मुझे 15 लाख लौटा दो। दूसरा ये कि मुझसे मुआयदाती शादी कर लो और मुझे मेरा वारिस दो और तलाक लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की ज़िंदगी गुजारो। उसके लहजे की संगीनी और अल्फाज की कड़वाहट ने रज़ा को जैसे अंदर तक हिला दिया। वो लरसती हुई सांसों के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ लबों पर ही दम तोड़ गई। म्यूज़ ने जैसे उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कागजात उठाए और इत्मीनान से बोला, यूँ चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें ये रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी शर्त बता दी है, 1 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच समझ लो। ये कहकर वो मुकम्मल सुकून के साथ दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, जबकि रज़ा आंखों में आंसू, कांपते हाथों और बोझल दिल के साथ वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही कदमों में लड़खड़ाहट थी, जैसे ज़मीन भी उसका साथ छोड़ रही हो। वो घर वापस आई, मगर दिल और दिमाग पर म्यूज़ के अल्फाज की ज़रब इतनी गहरी थी कि हर सांस उसके लिए अजाब बन गई थी। वो घर आई तो कमरे की खामोशी में वो तकिए में मुंह छुपाकर पूरी रात रोती रही। उसके दिल पर ऐसा बोझ आ पड़ा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो जानती थी कि अपने बाप को बचाने के लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, ये कुर्बानी देनी होगी। वो सोचती रही, सिर्फ 2-3 साल, खुद को तसल्ली देती रही कि यही सब्र का इम्तिहान है, बाप का अच्छा इलाज हो जाएगा, छोटे बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर इस तसल्ली के बावजूद दिल का जख्म उसे हर लम्हा लहूलुहान करता रहा। बारिश की तेज़ बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी। रज़ा भीगा गाउन संभालती बोझल कदमों से तेज़ तेज़ चल रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर अस्पताल की तरफ से एक मैसेज चमक रहा था, कल सुबह तक पैसे ना मिले तो आपके वालिद की सर्जरी नहीं हो सकेगी। ये अल्फाज उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। बाप के चेहरे का ख्याल आते ही वो बेबसी के साथ रो पड़ी। अब सिर्फ म्यूज़ कासराली ही मेरी मदद कर सकता है, यही सोचती वो जल्दी से म्यूज़ की कंपनी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से इजाज़त लेकर वो अंदर दाखिल हुई। वो जो काम में बुरी तरह मशगूल था, रज़ा को देखकर चौंक गया। आंखों में हैरत लिए वो उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ रज़ा, आप रो क्यों रही हैं? वो परेशानी से पूछ रहा था। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे वालिद की कल सर्जरी है और अगर पैसे जमा ना करवाए तो फिर उनकी सर्जरी नहीं हो सकेगी। प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, बदले में मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली तो उसकी बात पर म्यूज़ कासराली ने अपनी मेज़ की दराज से मुआहदे के कागजात निकालकर उसके सामने रखे और उस पर एक कलम रखा, तो वो कांपते हुए उस मुआहदे को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। एसी की कूलिंग के बावजूद भी रिजा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में खून मुंजमद होने लगा है। उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगी, तो म्यूज़ ने उसकी हालत को समझते हुए उसके सामने पानी रखा और उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और खुद भी वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। रिजा ने नज़रें उठाईं। उसके सामने बैठा शख्स इस वक्त काले डाइनर सूट में मलबूस था। सफ़ेद रंगत, भूरे भूरे बाल, रेशम शहद रंग आंखें, उसके हल्के गुलाबी होंठ आपस में बंद थे, जैसे वो रिजा की नज़रों से बेआराम महसूस कर रहा हो। सफ़ेद हाथों की उंगलियां मुसलसिल लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थीं। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, वो बिल्कुल स्मार्ट अंदाज अपनाए अपने काम में मशगूल था। सामने बैठा वो शख्स बिलाशुबा वजी शख्सियत का मालिक था। वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। थोड़ी देर बाद म्यूज़ कासराली ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और रिजा फारूक की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो मुसलसल हाथों की उंगलियां चटकाती परेशानी से उसे देख रही थी। रिजा, इस मुआहदे में लिखा है कि तुम मुझसे निकाह करोगी और बदले में तुम्हारे बाप के इलाज में खर्च होने वाली रकम 15 लाख रुपए मुझसे ले रही हो।
نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہے جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا میرا تعلق ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو اور تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے کاغذ پر لکھی ساری باتیں دہرائیں تو رضا نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے دستخط کر دیے۔ دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دیں جو معاہدے کے کاغذات اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بہت پروفیشنل انداز میں کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے رضا فاروق کے سامنے رکھا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولیں کہ یہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی میں یہ معاہداتی شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں میوز کسرالی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا میوز کسرالی سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ یہ الفاظ کتنے مشکل سے بول رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ میوز نے موبائل اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ مردہ قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، میوز کی دھرائی آواز پر اسے رکنا پڑا اور وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے لے لے گا۔ آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی آپ کی فیملی کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو رضا نے نم آنکھوں سے اسپات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ رضا کے جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا، آنکھوں کو سختی سے موند کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا، جس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جو اس نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد کسرالی جو کہ اس کے دادا تھے، انہوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے اور گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے یعنی پیڑوں کے علاقے اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس یعنی بچہ دانی اور پیڑوں کے ہڈے کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا، جس سے وہ بچ تو گئی، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی، لیکن اس کے ماں بننے کے چانس نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور جب اس کی رضا فاروق سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا کہ اس کے دادا مراد کسرالی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی لڑکی سے معاہداتی شادی کر لے اور پھر اس سے بچہ پیدا کرا لے، اور پھر معاہدے کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے، اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کرا دے، جہاں میوز کسرالی کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ میوز پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی، لیکن میوز کسرالی اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مراد کسرالی کی جان ان کی نواسی ریحام میں بسی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ میوز نے ہر چیز کا باریکی سے معائنہ کیا اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں، ماضی کے کام میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیرے میں ڈوبی ان تنگ گلیوں سے گزرتی رضا فاروق 4 مرلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کا شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی معاہداتی شادی کی آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے، لیکن آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتی، ساری سوچوں کو پرے جھٹکا اور لوہے کے سینگ لگے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ تھکن ان کے چہرے سے عیاں تھی، بکھرے بالوں میں وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ رضا اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر رکھ دیا۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اماں کام ہو گیا، اب فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ میوز کسرالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا۔ لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا رضا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ رضا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئی، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی،
लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जबकि आया को वो कुछ ना बता सकी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो मजीद परेशानी का शिकार हो। उसने अपनी माँ को भी सख्ती से मना किया था कि वो आया को इस मुहादाती शादी के बारे में कुछ न बताएं। 4 बज चुके थे और म्यूज़ कस्रानी का ड्राइवर भी आ चुका था, जबकि मोहल्ले वाले जो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर तजस्सुस का शिकार हो रहे थे। रुकैया बेगम ने उनका ये कहकर मुंह बंद किया कि रज़ा को नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे शहर जा रही है। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर मोहल्ले वाले भी मुतमईन हो गए थे। वो अपने छोटे बहन भाइयों के गले लगकर प्यार करती अपनी माँ के पास आई। रुकैया बेगम ने उसे वालहाना प्यार करती रो दी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जिस तरह तू हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है ना, देखना एक दिन अल्लाह ज़रूर तुझे इसका अजर देगा। वो उसका माथा चूमती बोली तो रज़ा दिल से मुस्कुराती। वो सबको खुदा हाफिज़ कहती अपना सामान लेती गाड़ी में बैठ गई। उसकी माँ ने उसे आज रुखसती के नाम पर एक नया गाउन और नए जूते लाकर दिए थे, जिसे वो पहनकर बगैर निकाह के ही अपने घर से रुखसत हो रही थी। उसकी माँ ने उसे बहुत सी दुआओं में रुखसत किया। वो गाड़ी में बैठ गई। 3 घंटे तक मुसलसल गाड़ी चलती रही और फिर शाम के 7 बजे गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी। मुलाजिम ने उसे एक कमरे में जाने का इशारा किया तो वो उसका इशारा समझती अंदर दाखिल हुई। 2 मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी जो उसे निकाह के लिए तैयार करने वाली थीं। मैम, आप जल्दी से नहा लें, फिर हम आपको निकाह के लिए तैयार कर देते हैं। 1.5 घंटे के बाद आपका निकाह है। वो उनकी बात पर सर हिलाती नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वो बाहर आई तो एक खूबसूरत रेड लहंगा बेड पर पड़ा हुआ था। रज़ा तो इतना खूबसूरत लहंगा देखकर दंग रह गई। वो लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आई तो 2 लड़कियों ने उसका मेकअप शुरू कर दिया। एक लड़की ने उसका मेकअप किया था, जबकि दूसरी लड़की उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाने लगी। और फिर 1.5 घंटे के बाद वो दुल्हन बनी तैयार बैठी थी। रज़ा की नज़रें बार बार शीशे पर मौजूद अपने अक्स पर जाती तो नज़रें पलटना भूल जाती। वो लगती इतनी हसीन थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कसम से। आज म्यूज़ कसराली तो आप पर दिलो जान से फिदा हो जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आप प्लीज़ ये मेहंदी धुला दें, सूख गई है, और घूंघट निकाल दें। वो इस बात में सर हिलाती गीली पट्टी और पानी से उसकी मेहंदी धोने लगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों लड़कियां उसे बाहर ले आईं, जहां मौलवी और कुछ लोग भी बैठे थे। रज़ा को म्यूज़ के साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। मौलवी ने निकाह शुरू किया। रज़ा फ़ारूक बिनते फ़ारूक अहमद, आपका निकाह म्यूज़ कसराली बिन रहीम कसराली के साथ 15 लाख रुपए के एवज़ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पर वो 3 दफ़ा कांपते लहजे और धड़कते दिल से कबूल है बोल गई थी। उसके बाद मौलवी साहब म्यूज़ की तरफ आए। म्यूज़ कसराली बिन रहीम कसराली, आपका निकाह रज़ा फ़ारूक बिनत फ़ारूक अहमद के साथ 15 लाख रुपए के एवज़ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पर म्यूज़ 3 दफ़ा कबूल है बोलकर रज़ा फ़ारूक के जिस्म का मालिक बन बैठा था। निकाह के बाद 2 वकील रज़ा के सामने बैठे और कुछ पेपर्स पर दस्तखत करवाने लग गए। वो जानती थी ये कानूनी कार्रवाई किस लिए की जा रही है। वो नासमझ नहीं थी, अच्छी तरह से जानती थी इन सब का मतलब। पेपर दस्तखत करने के बाद खाना लाया गया। रज़ा ने फिर भी घूंघट न उठाया, बल्कि वो खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठा गईं, जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गई थी। खुशबूदार कैंडल्स, गुलाबों और फूलों की पत्तियों से इस कमरे की सजावट की गई थी। कमरे में फैली मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में वो बेड के किनारे पर लहंगा फैलाए म्यूज़ कसराली का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे को लॉक लगाता अंदर आया और अपना कोट उतारता एक साइड पर रखता अपनी कमीज़ के बटन खोलने लगा। फिर वो चलता हुआ उसके पास बैठा, उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा, जिस पर खूबसूरती से नक्शो नगार बने थे। आपने अपने घर वालों को बता दिया था इस मुआहदाती शादी के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा हो। मैं आपके घर वालों की तब तक कफ़ालत करूँगा जब तक आप मेरे पास होंगी। और आपके बाबा की सर्जरी हो चुकी है, फ़िलहाल वो बेहोश हैं। इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपका हक़ महर और मज़ीद पैसे भी जमा करवा दूँगा, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। मैंने ये शादी मोहब्बत में आके नहीं की, ये बात तो आप जानते हैं। लिहाजा मुझसे मज़ीद किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना, ये मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बगैर किसी नखरे के। इसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेंगी। रज़ा ने तकलीफ़ से आंखें मूंदी तो कुछ आंसू गालों पर बहने लगे। वो उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अपनी कमीज़ उतारने लगा,
جی میں سمجھ گئی، آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے 15 لاکھ میں خریدا ہے، اور ایک خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو محض غلام یا باندی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی تو میوز نے اس کے طنز پر لب کھینچے۔ اس کی کامدار دوپٹے کو ایک سائڈ پر کرتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میوز نے اس کا گھونگھٹ تک نہ ہٹایا، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا، نہ ہی تعریف کے جملے بولے، بس اپنے مطلب پر آیا۔ رضا کی آنکھیں نم ہوئیں، رضا کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کی جھنکار سے کمرہ گونجنے لگا۔ میوز نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ یہ چوڑیاں اور زیورات اتارو، مجھے شور بالکل پسند نہیں، اور آج کے بعد جب میں یہاں ہوں تو یہ چوڑیاں اور بھاری زیورات مت پہننا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونجی، جی نہیں پہنوں گی، سمجھ گئی۔ چوڑیاں اور زیورات ہٹاتی وہ اس کے ساتھ لیٹی تو گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی، جسم کانپنے لگا، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہنگا اتارو، وہ بولا۔ جی قمیض کے پیچھے ڈوریاں ہیں، میں اندھیرے میں نہیں کھولوں گی، میں روشنی میں کھول کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس بیٹھ گئی تو وہ اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا نہ کھلی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں پورا زور لگا کر ان کو توڑتا چلا گیا۔ چیر کی آواز پر چولی بھی پھٹ گئی تھی۔ اپنی بے بسی پر رضا کا دل چاہت دھاڑے مار مار کر روئے، اور پھر لہنگا کے ساتھ بھی میوز نے یہی کیا۔ وہ بے جان سی گڑیا کی طرح بیٹھی رہی اور وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا گیا۔ وہ سیدھی پیچھے گری، وہ اس پر جھکتا گیا، جگہ جگہ اسے چوم رہا تھا، اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ رضا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، پھر اس کی چھاتی پر موجود آخری کپڑے کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی لڑکی اس کے مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگ گیا۔ رضا فاروق کا خوبصورت اور نرم و نازک سا وجود اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو سا گیا۔ رضا نے نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ وہ میوز کسرالی سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میوز اس کے وجود کو بری طرح مسل رہا تھا، وہ برداشت نہ کر سکی تو رونے لگ گئی تھی۔ میوز نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے۔ نرمی اختیار کریں۔ مجبوراً وہ چیخ اٹھی۔ پورے کمرے میں رضا کی چیخیں اور سسکاریاں گونجنے لگیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میوز کو اس کی پرواہ ہی کب تھی؟ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ رضا فاروق کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی اور نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میوز بھی اٹھ گیا۔ جیسے ہی کمبل ہٹا کر اٹھنے لگا تو بیڈ پر سرخ نشان دیکھ کر وہ لب کھینچ گیا، اور پھر وہ پینٹ اور قمیض پہنتا کوٹ اٹھا کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے وہ پوری رات صحیح سے سو بھی نہ سکی تھی۔ وہ تھکا ہرا حویلی میں داخل ہوا۔ قدم جیسے ہی کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ریحام بیٹھی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ خود کو تیار رکھنے والی وہ لڑکی آج سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے وہ سنتی آئی تھی کہ میوز کسرالی صرف اس کا ہے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ میوز نے نظریں چرا کر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر ریحام کی لرزتی آواز پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ میوز بس اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ایک دفعہ بہت ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے، وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہ مجبوری میں کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ریحام، اگر میری اپنی اولاد ہی نہیں ہوگی تو میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ تمہارے ہی لیے تو کر رہا ہوں تاکہ ہمارا آنے والا کل مکمل ہو سکے۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی تب تم مجھ سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دو گے اور مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اس کی نم آنکھیں اور لرزتی آواز کے باوجود میوز نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ریحام چلائی، میوز میری بات کا جواب دو،
तुम मुझे यूं नज़र अंदाज नहीं कर सकते। मगर वो अपनी रफ्तार तेज करता सीधा कमरे में आया और बिस्तर पर गिरते ही आंखें मूंद लीं। वो थोड़ा सा आराम करना चाहता था, वो पूरी रात नहीं सो सका था। वो शावर के नीचे खड़ा था, पानी की धारें उसके चेहरे और वजूद पर गिरती जा रही थीं। ना चाहते हुए भी जहन बार बार रज़ा फारूक के गिर्द घूमने लगा। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, रज़ा की चीखें और सिसकारियां उसके कानों में गूंज उठीं। वो लम्हा एक अजाब की तरह उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं, मगर असल दर्द तो उसकी आंखों में था। वो जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रज़ा मासूम थी, बेबस थी, उसकी कुर्बत में इतना खो चुका था कि उसे होश ही न रहा, और वो जानता था कि वो उसके साथ नरमी इख्तियार करने के बजाय बेरहमी इख्तियार कर गया था। वो बात पहनकर बाहर निकला था, तौलिए से बालों को रगड़ता। तौलिया एक तरफ उछाल गया, अपनी सारी सोचों को झटकता ताज़ा होकर नीचे आया था। हवेली के सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय रेहाम के। मुराद कासरानी ने संजीदा लहजे में पूछा, तुमने उस लड़की से मुआहिदे के पेपर साइन करवा लिए हैं? ये न हो कि वो बच्चा पैदा करने के बाद इस बुनियाद पर तुम्हें या हमें ब्लैकमेल करे। म्यूज़ ने सर हिलाया। जी, सब कर लिया है, आप फिक्र न करें। मैंने फार्म हाउस पर भी सब नौकरों को समझा दिया है कि वो इसका ख्याल रखें। म्यूज़ के दादा मुतमईन होकर खाने में मशगूल हो गए, जबकि म्यूज़ ने बेचैनी से पहलू बदला। वो ना चाहते हुए भी फार्म हाउस पर गुजरी रात के बारे में सोचने लगा। कितना सुकून महसूस किया था उसने। उस सुकून को याद करते वो बेचैन हो रहा था। दिल बार बार रज़ा फारूक की कुर्बत को मचलने लगा था, लेकिन वो अपनी सारी सोचों को झटकता तैयार होकर हवेली से निकल गया। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन म्यूज़ ने रज़ा के करीब आना गवारा नहीं किया। वो रोज़ नौकरों को फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेता, मगर दिल की बेचैनी थी कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। बार बार दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाए, मगर ज़िद और ज़ब्त के बोझ तले वो खुद को मशगूल रखने की कोशिश करता रहा। वो हवेली आ गया, मगर वहाँ भी दिल को सुकून न मिला। जज्बात की शिद्दत उसे बेचैन कर रही थी। बिस्तर पर लेटते हुए भी रज़ा का ख्याल एक पल के लिए न छूटा। वो मजबूर होकर कमरे से बाहर निकला तो रिहाम ने उसे इतनी रात को हवेली से निकलते हुए देख लिया। उसका दिल एक बार फिर खून के आंसू रोया। उसके दिल में रज़ा के लिए मज़ीद नफ़रत और हसद भर गया। रात के 2 बजे म्यूज़ फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में काफ़ी अंधेरा था, मगर खामोशी में भी किसी की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर रज़ा चौंक गई और सहम कर उठ बैठी। म्यूज़, आप हैं? उसने लरसती आवाज़ में पूछा। म्यूज़ उसके सही अंदाजे पर हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? कमरे में तो अंधेरा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब आया और कमीज़ उतारकर एक तरफ रख दी। जी, आपके बॉडी परफ्यूम से पहचान गई हूँ, वो धीरे से बोली। फिर झिझकते हुए कहा, मैं कमीज़ उतार चुकी हूँ, आप आ जाएं बेड पर, मैं तैयार हूँ। उसके लहजे की कपकपाहट म्यूज़ से छुपी न रह सकी। वो रुक सा गया और नरम लहजे में बोला, नहीं, तुम मेरी कमर दबा दो, हवेली से आते आते थक गया हूँ। बदन रिलैक्स होगा तो ही तुम्हारे करीब आ सकूंगा। एक हफ्ते से जो बेचैनी उसके वजूद में सरायत कर गई थी, अब उस बेचैनी का नामो निशान तक नहीं था। जी, मैं दबा देती हूँ, वो धीरे से बोली और झिझकते हुए ऊपर बैठकर उसकी कमर दबाने लगी। काफ़ी देर तक वो यूं ही उसकी कमर दबाती रही। म्यूज़ ने पलटकर सीधा होना चाहा तो रज़ा लड़खड़ाकर बेसाख्ता उसके ऊपर गिर गई। वो लम्हा दोनों के लिए अजीब सा था। सांसों की तेज़ धड़कनें एक दूसरे के वजूद में घुलने लगी। कमरे की खामोश फिज़ा उनके करीब आती सांसों से भर गई। म्यूज़ ने नीम मधोशी में पूछा, नहीं, लगता नहीं मैं ठीक हूँ, रज़ा ने बमुश्किल कहा। उसकी इतनी कुर्बत पर रज़ा के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं। म्यूज़ ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो वो कांपने लग गई। वो उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते बोला, पहली दफ़ा जब तुम मेरे करीब आई थी तो बहुत रोई थी। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। उस वक्त मुझे अपना होश नहीं था, थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर गया था। वो लम्हे भर रुका और उसे बेड पर लिटा गया और उसकी गर्दन पर होंठ रख गई। वो कांपती हुई चादर मुट्ठियों में जकड़ गई। वो अपनी कमीज़ तो पहले ही उतार चुकी थी। वो अपनी बात जारी रखते बोला, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर झुकने लगा, रज़ा के वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। म्यूज़, आहिस्ता करें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, वो उखड़ती सांसों के दरमियान बोली थी। लेकिन वो तो इतना मदहोश था कि उसे रज़ा की कांपती आवाज़ और उखड़ती सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी।
काफी देर बाद वो तौलिए से पसीना पूंछता उससे दूर हुआ और बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन रज़ा की हालत ठीक नहीं थी। वो अब भी आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। पूरे वजूद में दर्द सरायत कर चुका था। वो सोने की कोशिश करने लगी लेकिन सो न सकी। फिर अचानक म्यूज़ ने उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। वो भी सुकून महसूस करती उसके सीने में मुंह छुपा गई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दर्द ज्यादा हो रहा है? वो एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गया। जी, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वो उसकी नाक की नोक को चूमता पीछे हुआ और उसकी आंखें म्यूज़ के सीने में ही छुपाने लगी थीं। वो रज़ा को इस हरकत पर म्यूज़ के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए और फिर वो सुकून से आंखें मूंद गया। सुबह की नर्म किरणें खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थीं। म्यूज़ जैसे ही जागा तो आंखें मलने लगा। आज वो बहुत ज्यादा सो गया था। आमतौर पर वो 8 बजे उठ जाता था। आज दोपहर के 12 बज रहे थे। नजरें साथ सोए वजूद पर पड़ीं तो दिल तेजी से धड़कने लगा। इस पल वो हैरान रह गया। कोई इतना हसीन भी हो सकता है? न जाने कितने पल वो हरकत न कर सका। लंबे घने और रेशम जैसे बाल उसकी कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जिनमें रोशनी पड़कर चमक मजीद बढ़ा रही थी। वो पुरसुकून नींद में उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। म्यूज़ के हिलने पर वो जरा सी कसमसाई तो उसने नरमी से उसका सर तकिए पर रखा और खुद नजरें जमाकर उसकी सूरत को देखने लगा। गुलाबी से नाजुक होंठ, दूध जैसी रंगत, छोटी सी नाक जहाँ एक छोटी सी सफ़ेद बाली चमक रही थी, और नाजुक सा जिस्म जो उस वक्त म्यूज़ की कमीज़ में छुपा हुआ था। माथे पर हल्के हल्के पसीने के कतरे उसे और भी दिलकश बना रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर उसके रंग में रंगी हुई लग रही थी। म्यूज़ को ऐसा लगा जैसे ये लड़की उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है और अब वो ज़िंदगी भर उससे दूर नहीं जा सकेगा। मोहब्बत ने पहली ही नज़र में उसके दिल पर दस्तक दे दी। वो बहुत ही प्यार से उसके होंठों पर झुका और हल्के से उसके होंठों पर होंठ रख गए। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। वो बेड से उठ गया, ताज़ा दम होने के लिए वॉशरूम चला गया। दस्तक की आवाज़ पर रज़ा ने हल्की सी आंखें खोली तो सामने म्यूज़ पैंट पहने, कमीज़ के बगैर खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। वो म्यूज़ को देखकर घबराहट का शिकार होने लगी। वो जल्दी से उठी तो दर्द की शदीद लहर से चकरा कर रह गई। वो खुद को संभालती जल्दी से दोबारा कंबल में खुद को छुपाने लगी जो सिर्फ म्यूज़ की कमीज़ पहने हुए थी। म्यूज़ जो आईने में उसकी सारी हरकतें देख रहा था, खामोशी से उसकी तरफ आया तो वो जल्दी से चेहरा छुपाने लगी। रज़ा ने शर्म से नज़रें झुका लीं। मेरी कमीज़ दो, वो बोला और अपनी हंसी को काबू करने लगा। मेरे पास नहीं है आपकी कमीज़, वो कहते ही जल्दी से कंबल में घुसने लगी। ये जो तुमने पहनी हुई है, ये क्या है बताओ? चलो जल्दी दो, मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बड़े मज़े से बोला तो रज़ा शर्मसार हुई। मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ, आप प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दें और थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर चले जाएं, मैं भी उतार कर देती हूँ। उसकी हालत से महसूस हो रहा था। वो, ये क्या बात हुई? बीवी हो मेरी, मैं 2 दफ़ा तुम्हारे करीब आ चुका हूँ। अब तक तो तुम्हारी सारी शर्म उतर जानी चाहिए थी, तुम अब भी शर्मा रही हो। वो मुसलसल नज़रें उस पर जमाए हुए था और शर्म से कंबल से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो लाइट बंद होती है ना, तो इसलिए इतनी घबराहट नहीं होती। प्लीज़ म्यूज़, मेरे साथ ऐसा ना करें। वो अब बाकायदा हाथों में चेहरा दबाए रोती, म्यूज़ यार क्या हो गया है, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे साथ प्लीज रोना बंद करो, उसे बाहों में भरता प्यार से बोला। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी जान। वो इतने प्यार से बोला कि रज़ा का दिल बेकाबू धड़कने लगा। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो वो जैसे उसकी आंखों में खोसी गई। म्यूज़ ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने होंठ रखे तो वो जान से कांप उठी। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो चला गया था लेकिन वो अभी तक उसके ख्यालात से उसकी आंखों से बाहर नहीं निकली थी। वो जल्दी से वॉशरूम भागी। ताज़ा दम होकर वो बाहर आई। गीली बालों में ही चुटिया बनाकर वो बुर्का पहनकर बाहर आई थी। वो बावर्ची खाने में खड़ा कमीज़ के बगैर ही नाश्ता बना रहा था। ये लें आपकी कमीज़। उसकी तरफ कमीज़ बढ़ाते बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसे लेकर पहनने लगा। नीचे के 3-4 बटन बंद करता वो वापस काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद उसके सामने आमलेट, ब्रेड और एक पराठा रखकर पलट गया।
चाय कपों में डालकर वो कुर्सी पर बैठ गया। वो अब भी उंगलियां चटका रही थी। रज़ा, खाना खाओ। वो हिजाब के नीचे से ही खाना खाने लगी तो म्यूज़ को उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा। राजा, तुम चेहरे से निकाब हटा सकती हो। कल रात में तुम्हारा चेहरा देख चुका हूँ और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझसे कैसा पर्दा? मैंने सब नौकरों को आज के दिन छुट्टी दे दी है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। फार्म हाउस पर कोई भी नहीं है। वो इस बात में सर हिलाती चेहरे से निकाब हटा गई और खाने में मशगूल हो गई। हल्की हल्की बातों से उसकी झिझक खत्म कर चुका था। अब वो बगैर घबराए जवाब दे रही थी। एक खूबसूरत और भरपूर दिन गुजारकर वो उसे फार्म हाउस छोड़कर हवेली वापस आ गया, जहां मुराद कासराली रेहाम की शिकायत पर उसकी पेशी लगाए बैठे थे। तुम रोज फार्म हाउस क्या करने जाते हो? म्यूज़ की उस लड़की से दिल तो नहीं लगा लिया? मुराद साहब बोले तो नजरें चुराने लगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से निकाह हुआ है मैं उसके नज़दीक से एक दफ़ा गया हूँ। कल रात भी मेरी बहुत अहम फाइल वहाँ रह गई थी। मुझे उस फाइल पर काम करना चाहा, इसलिए गया था मैं। वहाँ उसके नज़दीक तक नहीं गया, दूसरे कमरे में बैठकर काम करता रहा और थोड़ी देर सो गया। ताज़ा दम हुआ और आ गया। बस मैंने रज़ा की शक्ल भी नहीं देखी। वो लड़की हर वक्त पर्दा करती है। अब अगर तफ्तीश हो गई हो तो मैं जाऊं? वो रेहाम की तरफ पलटकर दांत पर दांत जमाए बोला, नानी ये झूठ बोल रहा है। कल रात को 1 बजे ये हवेली से चला गया था। वो गुस्से से चिल्लाई। रेहाम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जिस लड़की के करीब जाने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी में गया था। अब अगर तुमने मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात की रेहाम, तो कसम खाता हूं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर जाता हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। वो भी गुस्से से बोला। अच्छा नाम म्यूज़, गुस्सा मत करो, तुम उसके करीब रोज नहीं जाओगे? वो उसकी कमीज के बटन से खेलने लगी। म्यूज़ का सब्र जवाब दे गया। वो ठंडी सांस छोड़ता बोला, अच्छा अगर उसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से टपकेगा। रेहाम, तुम्हें अक्ल है या नहीं? इस तरह तो पूरी जिंदगी फार्म हाउस पर बैठी रहेगी और हो गई फिर हमारी शादी। उसके करीब जाऊंगा रेहाम तो ही बच्चा होगा। तुम्हें एक कड़वा घूंट पीना होगा, वरना इस तरह रोज मेरी शिकायतें दादा के सामने करती रही तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो फिर। मुझसे शादी नहीं करनी तुमसे। वो 2 टोक बात करता वहां से निकल गया, जबकि वो आंखों में आंसू लिए म्यूज़ को दूर जाता देखती रही। काश वो हादसा ना हुआ होता तो आज वो भी माँ बन सकती, म्यूज़ को वो सारी खुशियां दे सकती जिसका वो हकदार था। तुम परेशान ना हो रेहाम, देखना वो तुमसे ही शादी करेगा। फिक्र मत करो, बल्कि सब्र करो। वो ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। मुराद कासराली ने उसे समझाया तो वो इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। अब वो हवेली बहुत कम आता था, फार्म हाउस पर ही रहता था। राजा जो उसके सामने आने से कतराती थी, आहिस्ते आहिस्ते वो झिझक खत्म हो गई थी। वो ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता, कभी वो रात का खाना खाने बाहर चले जाते तो कभी वो खरीदारी पर चले जाते। उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। उनकी शादी को 2 महीने हो गए, वो हामिला थी। म्यूज़ उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश करता कि रज़ा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उसके खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाइयाँ देता। वो चाहता था कि कुछ महीने रज़ा के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ले, उसके बाद उनकी शादी ख़त्म हो जाती। जबकि रज़ा इसी चीज़ को घंटों बैठकर सोचती थी। यहाँ से जाने के बाद न जाने उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। 15 लाख में वो खुद को मुआहदे आती शादी के नाम पर बेच चुकी थी। इन कुछ महीनों के बाद वो नापाक हो जाएगी, ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा कि वो अपने दूसरे शौहर को कुछ दे सकेगी। उसने सोच लिया था जब वो यहाँ से जाएगी तो अपनी बुटीक खोलेगी और खुद को बहुत मसरूफ कर लेगी, जहाँ ना उसे म्यूज़ की याद आएगी और ना ही अपने बच्चे की। यही सोचते हुए उसकी रूह फना होने लगती। वो दोबारा शादी कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे धुतकार से डर लगता था। और जाहिर है अगर वो दूसरी शादी करेगी तो उसके दूसरे शौहर को पता चल जाएगा कि वो कमवारी नहीं है। वो फैसला कर चुकी थी वो म्यूज़ कासराली की जिंदगी से निकलने के बाद किसी दूसरे मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी। वो अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत तोहफा जो म्यूज़ कासराली पर लुटा चुकी, तो वो कभी भी दूसरे मर्द को बेवकूफ नहीं बनाएगी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो म्यूज़ कासराली को सोते हुए घंट को देखती, जैसे उस खूबसूरत मर्द को देखने के अलावा रज़ा फारूक के पास और कोई काम ही ना हो। वो जान भरकर म्यूज़ को देखती, जैसे उसके एक एक नक्श को दिल में बसाना चाहती हो। क्या पता फिर उसे ये चेहरा दोबारा देखना नसीब हो या ना हो। और कभी उसके दिल में ममता जाग जाती। अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में सोचकर घंटों रोती, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ कर देना, मैं मजबूर थी। इन्हीं सोचों में गुम कब 9 महीने गुजरे से पता ही नहीं चला। 9 महीने गुजरने के बाद रज़ा को अस्पताल ले जाया गया। दर्द और तकलीफ में वो पसीने से शराबूर थी। म्यूज़ उसके साथ कदम कदम पर खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हिम्मत देता रहा। चंद घंटों की तकलीफ के बाद बिलाखिर रज़ा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। म्यूज़ के हाथों में नन्ही सी जान आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भीग गई। वो लम्हा शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। लेकिन जब दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए रज़ा फारूक से अलहदगी इख्तियार करनी है, वो ज़ब्त से मुठ्ठियां भींच गया। आंखों में ज़ब्त से सुर्ख हो
चुकी थी। वो जानता था अगर वो रजा को अपने पास रखने की बात करता तो घर में एक तूफान मच जाता। वो रजा के बगैर नहीं रह सकता था, ना ही वो अब इसे छोड़ सकता था। अभी वो इस बारे में सोचता नौकरों के जरिए मुराद कासराली तक खबर पहुंच चुकी थी कि रजा माँ बन गई है, तो पूरा खानदान अस्पताल जा पहुंचा। बड़े हॉल में कदमों की चहल पहल और चेहरों की संजीदगी ने रजा का दिल दहला दिया। वो कमजोर जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटी थी और म्यूज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर भी तकलीफ के तासुरात थे जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुराद साहब ने आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया। ये बच्चा हमारा है, इसे हवेली में लेकर जाएंगे, ये रस्म है हमारे खानदान की और यही फैसला है। तुमने मुहादे पर दस्तखत की है कि तुम्हारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब अपना वादा पूरा करो, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। रजा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा कहाँ जा रहे हैं? मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज इसे मुझसे वापस दे दे, ये बहुत छोटा सा है, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। वो उनके सामने हाथ जोड़ती बोली। वो लड़की जो हर वक्त पर्दे में रहती थी अब वही बगैर दुपट्टे के खुले बालों में खड़ी मुराद कासराली से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। म्यूज प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो, इनसे कह दो मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, अभी वो बहुत छोटा सा है, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर, तुम अपनी कजन से भी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, बस अपनी हवेली में मुझे अपने बच्चे की आया रख लो, मैं हवेली के सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। म्यूज वो अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करती उसके कदमों में गिर गई और म्यूज वहीं बुत बना खड़ा रहा, मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। औरतें और मर्द सब बच्चे को गोद में लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। फिर रस्म और रवाज के नाम पर वो नन्ही सी जान को रजा के पहलू से जुदा करके हवेली ले गए। वो मंजर रजा की रूह को चीर गया। वो कमजोर आवाज में बार बार दोहराती रही, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजे की बंद होने की आवाज आई। उस दिन रजा ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक आला थी, माँ होने के बावजूद अपने ही वजूद का हिस्सा वो खो चुकी थी। उसे अपने ही बच्चे पर कोई हक हासिल नहीं था। उसके दिल की चीखें अस्पताल की दीवारों में कैद होगी, मगर कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं था। म्यूज उसे फार्म हाउस पर लाया था ताकि वो खुद को संभाल सके। रजा थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, घर वालों से बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं वापस हवेली जा रहा हूँ, तुम आराम करो। लेकिन रजा गुमसुम बैठी रही। वो ठंडी सांस छोड़ता गाड़ी में बैठा था। वो थोड़ी देर के लिए हवेली जाना चाहता था ताकि वो किसी तरह अपने घर वालों को मना कर बच्चे को वापस ले आए, और वो रजा को इस हालत में नहीं देख सकता था। यही सोचकर वो हवेली वापस आया था। बाबा प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें, मेरा बच्चा भी छोटा है, उसे अपनी माँ की जरूरत है, आप कहेंगे तो मैं रजा से मिलने नहीं जाऊंगा, रेहाम से भी शादी कर लूंगा प्लीज। अभी वो उनसे बात कर ही रहा था कि उसे फार्म हाउस से फोन आया। इसे पता चला कि रजा फारूक फार्म हाउस से चली गई। ये सुनकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो वापस फार्म हाउस आया था। खाली कमरा देखकर म्यूज का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो रजा के घर आया, लेकिन घर को ताला लगा देख वो सच्चे मायनों में परेशान हुआ। आसपास के लोगों से पता चला कि वो 1 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। वो 1 महीने पहले ही रजा के अकाउंट में हक महर और मजीद रकम डलवा चुका था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी वो ये घर छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस दिन म्यूज़ ने अकाउंट में रकम भेजी थी, अगले ही दिन वो इस घर को बेचकर कहीं और मुंतकिल हो चुके थे। वो आया अहमद के घर भी गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उसकी मुआहदाती शादी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। दूसरा, वो ये भी नहीं जानती थी कि वो लोग कहाँ गए थे। इन सब के बाद वो टूट चुका था। खुद को कसूरवार ठहराता कि वो ना सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका, बल्कि एक बच्चे को उसकी माँ से भी जुदा कर चुका। वो अब किसी लड़की को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। वो रेहाम से भी शादी करने से इनकार कर चुका था। शुरू में उसके दादा रेहाम और रहीम कासराली काफ़ी गुस्से में रहे। वो कैसे रेहाम से शादी करता जब वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता था, और शादी करके वो रेहाम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर बाद में मुराद कासराली ने रेहाम की शादी उसके कज़न से कर दी, जो उसे बहुत चाहता था। वो रेहाम की इस कमज़ोरी को भी कबूल कर चुका था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। रहीम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। और मोजज़ा ये हुआ कि शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, और फिर 9 महीने बाद उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। वो अपने रब का शुक्र अदा करती कि खुदा ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा था, जबकि म्यूज़ अपने बच्चे को खुद ही संभाल रहा था। दिन के वक्त वो रेहाम के पास होता और शाम को वो ऑफिस से फारिग होकर अपने बच्चे को रेहाम से ले लेता था। रेहाम दोनों बच्चों को संभाल लेती। जब से रज़ा म्यूज़ की ज़िंदगी से गई थी, वो तो हंसना ही भूल गया। आज वो दोनों अपने अपने बच्चों की खरीदारी के लिए एक मॉल में बैठे हुए थे, जहाँ बच्चों के कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती थी। रेहाम, ये देखो ये कैसा है? वो रेहाम से पूछ रहा था। नहीं, रंग अजीब सा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये देखो ये कैसा है? म्यूज़ ने इस बात में सर हिलाया। वो ढेर सारी खरीदारी करके घर की तरफ रवाना हुए कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। म्यूज़, क्या हुआ रेहाम? गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठो, मैं ये सामने वाले घर से पानी लेकर आता हूँ। वो सर हिलाती बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गई।
म्यूज़ ने ठंडी सांस छोड़ी और सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से ख़वातीन की आवाज़ आई। जी आंटी, मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, मेरी गाड़ी गर्म हो गई है, वो कहकर खामोश हो गया। अच्छा बेटा, 2 मिनट में देती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो दंग रह गया था। आप? रुकिया बेगम के हाथ से पानी का जग ज़मीन पर गिरा। रेहाम भी दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई। रज़ा कहाँ है आंटी? मुझे उससे बात करनी है, वो संजीदगी से बोला। जब कोई जवाब ना आया तो वो गुस्से से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया। रुकिया बेगम उसे रोकती रहीं, लेकिन वो रास्ते में आया हर चीज़ को ठोकर मारता चला गया। अम्मा, इतना शोर क्यों है? कौन आया? सामने से आते म्यूज़ को देख वो दंग रह गई। इतनी मुश्किल से तो वो जिंदगी की तरफ लौटी थी, अब फिर म्यूज़ उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वो संजीदगी से उसके चेहरे पर नजरें गाड़े खड़ा था। म्यूज़, प्लीज़ गुस्सा ना करो, 2 साल बाद मिली है तुम्हें, सुकून से बैठकर बात कर लो, रेहाम ने उसे समझाना चाहा। कैसे आराम से बैठकर बात करूं रेहाम? ये लड़की मुझे अपनी मोहब्बत में कैद करके बगैर बताए फार्म हाउस से चली गई और तुम कह रही हो कि आराम से बात करूं? 2 साल रेहाम, 2 साल कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे। मैं ही पागल था रेहाम जो इस लड़की से प्यार कर बैठा। वो होंठ भीग गए और सामने खड़ी लड़की आंसुओं की जद में आई थी। वो यही समझी थी कि म्यूज़ उसे हमदर्दी के बगैर वो बातें कर रहा है। वो इस वक्त इतनी परेशान थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तुम्हें क्या, मुझ पर यकीन नहीं था जब मैंने तुम्हें कहा था कि सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा? तुमने मेरा यकीन क्यों नहीं किया, बताओ मुझे, वो गुस्से से चिल्लाया। मैं डर गई थी म्यूज़। मेरा बच्चा कहाँ है? खुदा के वास्ते मुझे बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? अपने बच्चे के लिए मैं पल पल तड़पी हूँ म्यूज़, मुझे माफ़ कर दो। इस वक्त और हालात ही ऐसे थे कि मुझे लगा कि तुम अपने घर वालों का ही साथ दोगे, तुम मुझे तलाक दे दोगे, इसलिए बगैर सोचे समझे तुम्हें छोड़कर आ गई। मुझे माफ़ कर दो। वो उसके कदमों में बैठ गई। म्यूज़ ने उसे उठाकर सीने से लगाया था। अम्मा अब्बा रवान की आवाज़ पर वो उससे दूर हुई थी। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, वो वालहाना उसे चूम रही थी। मैंने तुम्हें कभी तलाक देने का सोचा भी नहीं था। मैंने तो रेहाम से भी शादी नहीं की, पूछ लो उससे। मुझे मुसीबत में मत डालो रज़ा, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके सर पर बोसा देता बोला तो रज़ा ने नज़रें झुका ली। क्या तुम मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह दोगी? वो रोते हुए बोली। तुम तो कभी मेरी ज़िंदगी से गई ही नहीं, तुम्हारी याद के साथ ही तो मैंने ये 2 साल गुजारे हैं। ले जाओ मुझे, तो तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी म्यूज़, म्यूज़ ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। वो रोते हुए म्यूज़ के सीने से लगी थी और म्यूज़ ने हाथ बढ़ाकर रेहाम से अपने बेटे को ले लिया था। ये कितना प्यारा है म्यूज़, रज़ा अपने बेटे को मोहब्बत से चूमती बोली। हाँ, अपने बाप पर गया है, प्यारा तो होगा ही। म्यूज़ उसकी बात पर रेहाम और रुकिया बेगम ने कहकहा लगाया था, जिसमें रज़ा और म्यूज़ की हंसी भी शामिल थी। रुकिया बेगम ने नम आंखों से हाथ उठाकर अपनी बेटी को यूं ही खुश रहने की दुआ दी थी।